Hello everyone, I am Nilofer Siddiqui. Welcome back to my channel एग्ज़ाम टारगेट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा करीब है, तो इसमें जो आज डिस्कस करेंगे हम सीटेट एंड यूपी टेट के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं साइंस सेक्शन के, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो आज की जो क्लास है वो सीटेट के लिए ही इम्पोर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट्स के तो एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, जो 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक एग्ज़ाम है। तो इसी क्लास में हम डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहें। पहले हम देख लेते हैं अपना मोटिवेशन थॉट कि अपनी ड्रीम के पीछे भागो, लोग दौड़कर आपके पीछे भागेंगे। तो आपका जो टारगेट है आप उस पर फोकस करिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब हम क्रोध में, शर्मिंदगी या चिंता में होते हैं तब हमारे शरीर का कौन सा हार्मोन तनाव समायोजन में हमारी मदद करता है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऑप्शन है एड्रेनालिन, बी है इंसुलिन, एंड सी है एस्ट्रोजन, एंड डी है थायरोक्सिन। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, एड्रेनालिन। इसमें क्या है? हार्मोन तनाव में हमारी मदद करता है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। रीमा अपनी दोस्त को बताती है कि भिंडी एक फल है। उसकी दोस्त सहाना उससे असहमत है। वो असहमत है कि भिंडी एक फल नहीं है, लेकिन रीमा बोल रही है कि भिंडी एक फल है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब हम 4 ऑप्शन ही पढ़ेंगे। इससे जो पहले वाली जो क्लास है उसमें मैंने सीटेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं, जो आपको सीटेट एग्ज़ाम में फॉलो करके एग्ज़ाम में जाना है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से उस क्लास को ज़रूर से ज़रूर देख लें, ताकि आपका भी अच्छा स्कोर आ सके। 4 पॉइंट हमें पढ़ने हैं, जो हमारे ऑप्शन है हमें चारों को पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें, भिंडी को पकाकर खाया जाता है अतः वह एक सब्जी है। पहला हो गया। अब बी है, भिंडी में बीज होते हैं इसीलिए ये एक फल है। सी है, भिंडी में बीज होते हैं इसीलिए सब्जी है। एंड ऑप्शन डी है, भिंडी की सब्जी है अतः वह फल नहीं हो सकती। भिंडी एक सब्जी है अतः वह फल नहीं हो सकती। तो इसमें ऑप्शन कौन सा ठीक होगा ये हमें देखना है। सीटेट एग्जाम में मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर पर ही हमें टिक करना होता है। तो अब जान लेते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, भिंडी में बीज होते हैं इसीलिए एक फल है। ये इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में सही कथन चुनिए। निम्नलिखित में सही कथन चुनिए। तो पहला ऑप्शन है, पौधे क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। बी ऑप्शन है, केवल हरी पत्तियों वाले पौधे ही प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। एंड सी है, केवल पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। एंड डी है, सभी रंगों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं। तो इसे जानते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सभी रंगों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं। बहुत से लोग इसे एग्जाम में गलत करके आते हैं। क्या इसमें ऑप्शन लगा देते हैं कि पौधे क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ज़्यादातर ये ज़्यादा लगाते हैं कि केवल हरी पत्तियों वाले पौधे ही प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इसमें क्या होता है, पौधे में हरे रंग के अलावा अन्य कई रंगीन पत्तियां मौजूद हैं। जैसे कि हम में से ज़्यादा सोचते हैं कि केवल हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, तो ये बात बिल्कुल ही गलत है। पीली पत्ती उनके रंग के बावजूद प्रकाश संश्लेषण के कार्यों को पूरा करती हैं।
क्लोरोफिल पत्ती के रंग में छिपी हुई स्थिति में क्या होता है, मौजूद होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। इसे एग्जाम में गलत मत करना, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायरस द्वारा मनुष्य को होने वाले रोगों के समूह को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायरस द्वारा मनुष्य को होने वाले रोगों के समूह को दर्शाता है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चंस वही स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिन्हें वायरस जनित बीमारियां पता होंगी कि वायरस से कौन से रोग होते हैं एंड बैक्टीरिया से कौन से रोग होते हैं, तभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही है, खसरा, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए। लेकिन इससे होने वाली और भी बीमारियां हैं जैसे कि पोलियो। आप सभी नोट कर लीजिए, मम्प एंड एड्स, एंड सेकंड है इन्फ्लुएंजा। तो ये तो सारी हो गई हमारी उसकी वायरस जनित बीमारियां, इन्फ्लुएंजा। आप सभी नोट कर लीजिए। अब जानते हैं कि बैक्टीरियल बीमारियां कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें जो आ जाते हैं, इसमें आ जाता है हमारा टाइफाइड एंड तपेदिक एंड कुष्ठ रोग एंड नेक्स्ट आ जाता है टेटनस। तो ये सब आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वपोषियों के समूह को दर्शाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है शैवाल, अमरबेल, केला, आम। नेक्स्ट है पालक, छत्रक, टमाटर, ईस्ट। सी है तुलसी, शैवाल, अमरबेल, छत्रक। एंड ऑप्शन नंबर डी है शैवाल, पालक, टमाटर, केला। तो 67 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शैवाल, पालक, टमाटर, केला। शैवाल, पालक, टमाटर और केला ये सभी क्या हैं, ये हैं स्वपोषी। वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अपना खाना बनाते हैं। फंगी एक हिट्रोट्रोफिक जीव है, जबकि कुष्ठकटा एक परजीवी संयंत्र है जो एक हिट्रोट्रॉफ भी है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, शैवाल, पालक, टमाटर और केला ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अपना खाना खुद बनाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6, मानव पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसका उपयोग विभिन्न चरणों में होता है। तो इसमें पहला है अवशोषण, एंड बी है निष्कासन, एंड सी है स्वांगीकरण, एंड डी है अंतर्ग्रहण, एंड ई है पाचन। तो इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले हमें सीरीज से इसे लगाना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है डी ई ए सी बी, तो पहले हम इसे सीरीज से लगाते हैं, उसके बाद हमारा आंसर खुद ही निकल आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6, तो इसका क्या है, पहले तो हमारा इसमें आएगा अंतर्ग्रहण, तो पहला हो गया डी, फिर आएगा पाचन, फिर हो गया ई, नेक्स्ट आएगा अवशोषण, तो आ जाएगा ई, एंड आपको उसके आगे भी नहीं पता है तो इससे हम मैच कर सकते हैं शुरू के 3 से कि डी ई ए एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उसके बाद आ जाएगा हमारा स्वांगीकरण, सी हो गया, उसके बाद आ जाएगा निष्कासन, बी हो गया। अगर आपको 2 या 3 भी पता है तब भी आपका आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है। अब इसमें पूछा है विद्युत का चालक नहीं है। तो देख लेते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 है इसका नींबू का रस, एंड बी है लवण जल,
सी है आसपित जल एंड डी है सिरका। एंड क्वेश्चन नंबर 7, नींबू का रस, लवण जल, सी है आसपित जल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, आसपित जल। अब इसे समझते हैं कि आसपित पानी जो है वह इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। इसमें क्या दिया है ऑप्शन में, विद्युत का चालक नहीं है। तो जो आसपित पानी है वह इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ये आयनों को अपने समाधान में प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है और उपस्थिति आयनों की गति के कारण प्रवाह नहीं करता है, जबकि नमक का पानी, सिरका और नींबू का रस इलेक्ट्रोलाइट होता है और वे आयनों से बने होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, माध्यम ए बी के प्रकाशीय रूप से ऑप्टिकली अधिक सघन है। माध्यम ए माध्यम बी से प्रकाशीय रूप से अधिक सघन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है माध्यम ए की अपेक्षा माध्यम बी में प्रकाश की गति अधिक है। बी है माध्यम ए और बी दोनों में प्रकाश की गति समान है। सी है तुलना नहीं की जा सकती। एंड डी है माध्यम ए की अपेक्षा माध्यम बी में प्रकाश की गति अधिक है। तो अब देखते हैं कि इसका कौन सा आंसर ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, माध्यम ए की अपेक्षा माध्यम बी में प्रकाश की गति अधिक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हम वायु के भार से पिचकते नहीं हैं क्योंकि। पहला है हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक है और ये बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। बी है शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा कम है। सी है हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है और ये बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। एंड डी है हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक है। इसमें टाइपिंग मिस्टेक इस क्वेश्चन में, तो अब देख लेते हैं इसका आंसर कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है कि हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है और ये बाहर से के दाब को निरस्त कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पानी के बर्तन में लोहे का एक खंड ब्लॉक डाला जाता है और वह तल में डूब जाता है, इसका कारण है। तो पहला है ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल का भार ब्लॉक के भार की तुलना में कम है। बी है ब्लॉक का भार ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल के भार की तुलना में कम है। सी है जल का घनत्व ब्लॉक के घनत्व की अपेक्षा अधिक है। एंड डी है बर्तन इतना गहरा नहीं है कि ब्लॉक तैर सके, यह कर नहीं होगा, यह होगा तैर सके। तो अब जान लेते हैं कि इसका आंसर कौन सा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल का भार ब्लॉक के भार की तुलना में कम है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। एग्ज़ाम में हमें अपनी स्पीड बढ़ानी है क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत लॉन्ग आते हैं और सारे ऑप्शंस को हमें रीड करना है, उसके बाद ही हमें अपना आंसर को सेलेक्ट करना है। तो पहला है इसमें एक सीटी की उच्च आवृत्ति है, इसीलिए वह उच्च तारतम्य की ध्वनि उत्पन्न करती है। सामान्यतः पुरुष की आवाज़ महिला की तुलना में तीक्ष्ण होती है। एंड सी है चिड़िया कुछ तारतम्य की ध्वनि उत्पन्न करती है जबकि शेर निम्न तारतम्य पर दौड़ता है। एंड डी है एक डोल निम्न आवृत्ति पर कंपित होता है, इसीलिए वह निम्न तारतम्य की ध्वनि उत्पन्न करता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामान्यतः पुरुष की आवाज़ महिला की तुलना में तीक्ष्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हमारे शोर परिवार में दो गिरह हैं, या गिर नहीं होगा, यह होगा गिरह। दो गिरह हैं ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर
घूर्णन करते हैं ये ग्रह हैं। तो पहला है इसमें शुक्र और यूरेनस, एंड बी है बुध और शुक्र, एंड सी है यूरेनस और नेपच्यून, एंड डी है बुध और यूरेनस। तो अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, शुक्र और यूरेनस दो एक ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य में सर्वाधिक उत्सर्जन उत्पाद है। तो पहला है अमोनिया, एंड बी है यूरिक एसिड, एंड सी है अमोनिया क्लोराइड, एंड डी है यूरिया। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा डी, यूरिया, उत्सर्जन उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं दंड चुंबक की चुंबकीय विशेषताओं को नष्ट करती हैं। तो पहला है इसमें दो टुकड़ों में काटना, बी है तापन, सी है पीटना, एंड डी है शील करना। तो ऑप्शन नंबर 1 है इसमें बी एंड डी, एंड बी में है ई बी एंड सी, एंड सी है ई एंड डी, एंड डी में है केवल ए। क्वेश्चन नंबर 14, तो इसका ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही आंसर है, बी एंड डी, बी एंड डी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अब यहाँ से हमारा पेडागोजी के क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं। किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस आते हैं साइंस में। तो पहला है 8वीं कक्षा का कोई छात्र यह कहता है भारी वस्तुएं जल में डूब जाती हैं और हल्की वस्तुएं जल में तैरती हैं। कक्षा 8 के विज्ञान शिक्षक के लिए इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए सर्वोत्तम परामर्श क्या होगा। पहला ऑप्शन है भार को स्पष्ट कीजिए कि यह वस्तु का भार नहीं वरन उस वस्तु का घनत्व है जो निर्धारित करता है कि वस्तु डूबेगी अथवा तैरेगी। यहाँ होगा तैरेगी। नेक्स्ट है बी प्रतिकार्य उदाहरण दीजिए और विभिन्न आकृतियों, आकार और बाहर की वस्तुओं की व्यवस्था करके बच्चों को खोजने का अवसर प्रदान कीजिए। उसे स्पष्ट कीजिए कि हल्का अथवा भारी आपेक्षिक पद है। ऑप्शन नंबर डी है इस कथन को स्वीकार कर लिया जाए क्योंकि ये बच्चे की संकल्पना को इंगित करता है जिसका आधार किया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो है वो मैंने खुद इस पे सर्कल बना दिया, इसीलिए जो मैंने अपने इससे पहले वाली जो वीडियो है जिसमें मैंने पॉजिटिव एंड निगेटिव वर्ड डिस्कस किए हैं कि कैसे हमें इन वर्डों को यूज़ करना है, ध्यान में रखकर अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर सर्कल किया था। जहाँ पर खोजना, अवसर करना, वहाँ पर वो ही आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। इसमें प्रतिकार्य एग्जाम्पल, जहाँ एग्जाम्पल दीजिए, विभिन्न आकृतियों, आकार और बाहर की वस्तुओं की व्यवस्था करके बच्चों को खोजने का अवसर प्रदान कीजिए। यह क्या आया, बच्चे को खोजने का अवसर, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आप वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। नीचे दी गई कोई सी परिस्थिति विद्यार्थियों को ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 16, तो पहला है विद्यार्थियों का बीजों के अंकुरण विषय पर योजनाबद्ध निर्देशन के परिष्कृत और विस्तृत सत्र में भाग लेना। बी है विद्यार्थियों को अंकुरण से संबंध क्योंकि प्रयोग के द्वारा खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना। एंड सी है विद्यार्थियों को टीम शिक्षा द्वारा भोजन के अवयव विषय पर शिक्षा देना। एंड डी है ऑप्शन नंबर डी है। डी में क्या है, इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है डी वाले में, चलो इसको पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 में जो लास्ट ऑप्शन है उसमें है विद्यार्थियों को पहले, यहाँ आ जाएगा पहले विद्यार्थियों को पहले बीजों के अंकुरण का निर्देशन दिखाकर विस्तार से व्याख्या
की गई है। तो अब देख लेते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 16। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पर विद्यार्थियों के अंकुरण के संबंध की प्रयोग के द्वारा खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना। क्या है? विद्यार्थियों को अंकुरण से संबंध की प्रयोग के द्वारा खोज करके प्रोत्साहित करना। मैंने उस वीडियो में यही चीज़ें बताई हैं कि कहाँ पॉजिटिव कहाँ निगेटिव। तो यहीं से हमारा, अगर हमें इस क्वेश्चन का भी मतलब समझ में नहीं आया तब भी हम अपने आंसर को ढूंढ सकते हैं सिर्फ एक पॉजिटिव और निगेटिव वर्ग को ध्यान में रखकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। एक शिक्षक कक्षा में जली मोमबत्ती को मेज पर रखता है, उसके बाद 1000 से उसे ढक देता है। उसके बाद उसे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक शिक्षक कक्षा में जली मोमबत्ती को मेज पर रखता है, उसके बाद एक जार से उसे ढक देता है। यहाँ क्या है? जार। आज मेरा पेन काम नहीं कर रहा है इसमें, चलो आप लोग ठीक कर लेना इसे। यहाँ पर होगा जार। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, कुछ देर बाद मोमबत्ती बुझ जाती है। बी है, मोमबत्ती के जलने के लिए हवा आवश्यक है। एंड सी है, मोमबत्ती को जलते रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। उपयुक्त कथनों में से तो पहला इसमें है, ए और बी अवलोकन है, सभी कथन अवलोकन है। एंड सी है, सभी कथन अनुमान है। एंड डी है, केवल कथन ए अवलोकन है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवल ए अवलोकन है। कुछ देर बाद मोमबत्ती बुझ जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, नीचे दिए गए प्रश्नों में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है। तो पहला है इसमें, यदि घर्षण बल ना हो तो क्या होगा। एंड सेकंड है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। एंड ऑप्शन नंबर बी है, किसी पीपे, यहाँ पीपे होगा, पीपे को समतल पृष्ठ पर सरकाने की तुलना में उसे लुढ़काना आसान क्यों होता है। एंड सी है, डालू वक्र सड़कों पर फिसलने से किस प्रकार रोकते हैं। एंड डी है, केले के छिलके पर हम क्यों फिसल जाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डालू वक्र सड़कों पर फिसलने से किस प्रकार रोकते हैं। डालू वक्र सड़कों पर फिसलने से किस प्रकार रोकते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 19। तो पहला है, वेद ठहराए जाने पर सिद्धांतों ही नियम बन जाते हैं। बी है, सिद्धांत केवल जीव विज्ञान में मिलते हैं और नियम केवल भौतिक विज्ञान में। सी है, सिद्धांत और नियम एक ही हैं और एक ही प्रकार के सिद्धांत और नियम एक ही हैं और एक ही प्रकार करते हैं, सिवाय इसके कि नियम सिद्धांतों का ही संक्षिप्त रूप है। सिवाय इसके कि नियम सिद्धांतों का एक ही रूप है। नेक्स्ट है, नियम दृष्टिगोचर तथ्यों में संबंधों के साधारणीकृत वर्णन है और सिद्धांत दृष्टिगोचर तथ्यों के स्पष्टीकरण। क्वेश्चन नंबर 19। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसे मैं ठीक से बोल देती हूँ, इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। आंसर है सी, सिद्धांत और नियम एक ही हैं और एक ही प्रकार करते हैं, सिवाय इसके कि नियम सिद्धांतों का ही संक्षिप्त रूप है। ये इसका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। कोई विज्ञान शिक्षिका अपने छात्रों का विभिन्न प्रक्रमण कौशलों में मूल्यांकन करना चाहती है। छात्रों के विभिन्न प्रक्रमण कौशलों
का मूल्यांकन करने के लिए नीचे दिया गया कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो पहला है प्रश्नावली, एंड बी है प्रेक्षण सूची, सी है कागज पेंसिल परीक्षण, डी है साक्षात्कार। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, प्रश्नावली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से विज्ञान शिक्षा का कौन सा लक्ष्य उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं होना चाहिए? तो पहला है जिज्ञासा का पोषण एवं वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, बी है मूल्यों को आत्मसात करना, एंड सी है विज्ञान के तथ्यों को सीखने वालों को प्रस्तुत करना, एंड डी है विज्ञान शिक्षा को सीखने वाले के प्रति दिन के अनुभवों से संबंधित करना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है, मूल्यों को आत्मसात करना। इसमें क्या पूछा है, या नोट। हमें क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो एग्जाम में हमें नोट पर भी ध्यान रखकर अपना क्वेश्चन करना है। वहाँ ये नहीं कि हमें अवसर प्रोत्साहित दिख गया और हमने डायरेक्ट लगा दिया, क्वेश्चन में देखा ही नहीं कि निगेटिव पूछा है या पॉजिटिव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। शिक्षक द्वारा कक्षा 7 के बच्चों को पानी बचाओ विषय पर अधिगम को किस प्रकार अधिक सार्थक बनाया जा सकता है? तो पहला है निबंध लिखवाकर, बी है पानी की खपत पर अपने मोहल्ले के लोगों का साक्षात्कार तथा जल जांच करवाकर, एंड सी है पहेली प्रतियोगिता करवाकर, एंड डी है पोस्टर बनवाकर। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पानी की खपत पर अपने मोहल्ले के लोगों को साक्षात्कार तथा जल जांच करवाकर। क्वेश्चन नंबर 23। तो कक्षा 8 की अवधारणा कि धुआं ऊपर क्यों उड़ता है, यहाँ पर धुआं कर लेना, धुआं ऊपर क्यों उड़ता है पर प्रभावशाली चर्चा के लिए एक विज्ञान शिक्षक को, ऑप्शन है चर्चा के दौरान कम प्रश्न पूछने चाहिए, बच्चों को एक समान मंच देना चाहिए, एंड ऑप्शन नंबर सी है बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिक्रियाओं को स्वीकारना चाहिए, एंड डी है चर्चा के अंत में बच्चों को विचारों का सारांश करते हुए आकलन करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 23। तो अब इसमें कौन कौन सा ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए सी डी बिल्कुल सही है, ए सी डी। चर्चा के दौरान कम प्रश्न पूछने चाहिए, ये बात भी बिल्कुल सही है। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए उनकी प्रतिक्रियाओं को स्वीकारना चाहिए, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। चर्चा के अंत में बच्चों को विचारों का सारांश करते हुए आकलन करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। जब जल गैसीय चरण में रूपांतरित होगा तब निम्नलिखित में से कौन सा एक बदलाव होगा? क्वेश्चन नंबर 24। तो इसमें क्या है, कणों की संरचना में बदलाव, एंड बी है कणों दूरी में बदलाव, एंड सी है कणों के रंग में बदलाव, एंड डी है कणों के आकार में बदलाव। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कणों के रंग में बदलाव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 जो आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक है? पहला है पेट्रोल, एंड बी है डीजल, एंड सी है हाइड्रोजन, एंड डी है कोयला। तो इसमें क्या पूछा है, ऊष्मीयमान सबसे अधिक है, तो वो होता है हमारा हाइड्रोजन का। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करते रहें सारे दोस्तों में। और जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। और जिसने इससे पहले वाले जो सीटेट के मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, कैसे हमें एग्ज़ाम में इन पॉइंटों को ध्यान में रखकर अपना एग्ज़ाम सॉल्व करना है, तो वो उसकी वीडियो भी, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसे ज़रूर से ज़रूर देख लें और सारे दोस्तों में उसे शेयर कर दें। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।